वेलकम टू RS लॉ क्लासेस। हम शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय संविदा अधिनियम। यह अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो भी विषय हैं उन पर बनाया गया है। ये भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम अंग्रेजी शासन के समय पारित हुआ था और ये इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है। इस अधिनियम में संविदाओं के निर्माण, उनके निष्पादन, प्रवर्तनीयता और उनसे संबंधित जो भी सिद्धांत हैं जैसे क्षतिपूर्ति क्या, गारंटी, गिरवी, अभिकरण यानी एजेंसी, इनसे संबंधित संविदाओं के नियम निर्धारित किए गए हैं। संविदा अधिनियम शुरू करेंगे, इसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे। शुरुआत में हमें जो जो बातें ध्यान रखनी है वो क्रमशः है। पहला, इसका क्रमांक है 9 है 1872 का। हमने पहले भी अधिनियम के संख्यांक पढ़े, CRPC का 1974 का संख्यांक 2, वैसे ही यहाँ पे 1872 का संख्यांक 9। यह अधिनियम पारित किया गया था 25 अप्रैल 1872 को और यह अधिनियम लागू किया गया 1 सितंबर 1872। ये जो तारीख है इसके समान एक और अधिनियम है जो इसी तारीख को प्रवर्तन में आया, जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहाँ पे याद करने साथ में अगर आप याद करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आगे चल के आपको आसान हो जाएगा याद करना। भारतीय संविदा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये दोनों के लागू होने की तारीख समान है। अब हम देखते हैं इसकी कुल धाराएं। इसमें कुल धाराएं 266 है और कुल अध्याय जो है वो 11 है। लेकिन वर्तमान में जब देखा जाए तो काफी परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में जो इसमें कुल अध्याय हैं, जैसे पर्टिकुलर दिए हुए 266 धाराएं हैं और 11 हैं, लेकिन इनमें से कुछ निश्चित कर दिए गए हैं। वर्तमान में इसमें 9 अध्याय है और 190 धाराएं हैं। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का, उसके द्वारा कुछ जो चैप्टर 7 है वो हटा दिया गया और उसमें कुल 48 धाराएं थी जो उसमें चली गई। और भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 का जिसमें 28 धाराएं घट गई, तो ये घटने के पश्चात 190 धाराएं इसमें रह गई। वर्तमान में जब हम संविदा विधि पढ़ते हैं तो इसको 2 भागों में पढ़ते हैं, संविदा विधि फर्स्ट, संविदा विधि सेकंड। संविदा विधि जो फर्स्ट है वो सेक्शन 1 to 75 है, जिसमें हम संविदा विधि से संबंधित सामान्य सिद्धांत पढ़ते हैं। और संविदा विधि सेकंड जो है वो विशिष्ट संविदा से संबंधित है, जिसमें हम क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, गिरवी, एजेंसी, इनसे संबंधित प्रावधान पढ़ते हैं। संविदा अधिनियम को 4 भागों में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डिवाइडेशन कैसे हुआ। इसका जो पहला पार्ट है हम पढ़ते हैं जनरल सामान्य संविदा, जिसमें कुल 6 अध्याय हैं। शुरुआत के 6 अध्याय और सेक्शन है 1 to 75। पार्ट 2, इसमें पार्ट मैंने डिवाइड किया है, आपको इसे पार्ट से समझने के लिए, आसान करने के लिए बनाया गया है, जबकि आपको सेक्शन और चैप्टर वाइज पढ़ना है इसे। 1 to 6 चैप्टर वैसे के वैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट में है। जो 7th चैप्टर है वो माल विक्रय अधिनियम बन गया है और इसमें जो धाराएं थी 76 से लेकर 123 तक वो अब इस अधिनियम में निश्चित कर दी गई है। किस अधिनियम द्वारा? 1930 के सेल ऑफ गुड्स एक्ट द्वारा। उसकी जो धारा है 65, उसके द्वारा ये निश्चित कर दी गई है। तीसरा पार्ट जो अभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का भाग है, जो चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 10 तक है और इसमें सेक्शन है 124 से 238 तक। और लास्ट में जो 11 चैप्टर है वो पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा निश्चित कर दिया गया, जिसमें 239 से लेकर 266 तक की धाराएं निश्चित कर दी गई है। और ये एक्ट है 1932 का, उसकी धारा 72 इसके द्वारा ये निश्चित कर दी गई। इसके अलावा इसमें एक अनुसूची भी थी जो 1914 के द्वारा, उसकी जो धारा 3 है और अनुसूची 2 द्वारा निश्चित कर दी गई। तो कुल मिला के हम देखते हैं इसमें इसके टुकड़े, इसमें टुकड़े बन के क्या बना,
एक है माल विक्रय अधिनियम और दूसरा है भारतीय भागीदारी अधिनियम। ये दोनों ही पहले संविदा के भाग थे, अब पृथक कर दिए गए हैं। भारतीय संविदा अधिनियम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका क्रमांक हमने पढ़ा है 9 है इसका क्रमांक, और ये पारित हुआ 25 अप्रैल 1872 को। इसका उद्देश्य है संविदा से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित करना और संशोधित करना समीचीन है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो भी लॉ है वो सारे ही कानून इस संविदा विधि में शामिल कर दिए गए। तो भारत में जो संविदा से संबंधित मुख्य विधि है भारतीय संविदा विधि मानी जाती है। भारतीय संविदा अधिनियम का जो पहली धारा है वो कहती है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम इसका है भारतीय संविदा अधिनियम 1872, और इसका विस्तार और प्रारंभ की बात करते हैं, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह अधिनियम 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। हमने ये बात पहले ही पढ़ ली, 1 सितंबर 1872 को यह अधिनियम लागू हुआ। इसमें व्यावृत्ति सेविंग्स दी गई है। इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से निश्चित न किए गए किसी स्टैट्यूट, अधिनियम या विनियम के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ि पर अथवा किसी संविदा की किसी प्रसंगति पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, प्रभाव नहीं डालेगी। तो जो भी व्यापार की रूढ़ि या प्रथा चलती आ रही है उस पर ये अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगा अगर वो असंगत नहीं है। तो असंगत जब होते हैं ऐसी रूढ़ि या प्रथा तो तब ये अधिनियम उन पर प्रभाव डालता है, अन्यथा नहीं। यह अधिनियम पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने के बाद में यह जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया। ये नोटिफिकेशन आया था 9 अगस्त 2019। एंट्री है 42 नंबर पर, जिसमें ये बताया गया है कि ये अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा, इसमें जो जो बातें हमने देखी इसको वापस से रिपीट करेंगे हमने क्या क्या देखा। तो ये एक तरह से जब आप पढ़ रहे हो तो आप कुछ नोट्स बना रहे हो, आपको वापस उसी को रिवाइज करना है और जो जो हमने देखा उसके पॉइंट टू पॉइंट बनाते रहना है। जैसे हमने शॉर्ट नेम देखा, क्या नाम था, आपको उसके आगे नाम लिखना है, इसका ईयर, एक्ट नंबर, इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इनेक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट, इसमें कुल कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, अमेंडमेंट्स और अदर्स। तो इस अधिनियम के संबंध में हमने नाम पढ़ लिया, इसका ईयर पढ़ लिया, इसकी एक्ट नंबर 9, इसका ऑब्जेक्ट संविदा से संबंधित विधि है और इसकी इनेक्टमेंट की डेट पढ़ी, इसके लागू होने की तारीख पढ़ी। इसमें जो अध्याय थे, इसका जो पार्टिसिपेशन हमने किया था, कितने अध्याय निश्चित कर दिए गए, वो सारा आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से सेक्शन आपने निश्चित कर दिए वहाँ याद होना चाहिए। इसमें शेड्यूल भी थी जिसको भी निश्चित कर दिया गया, और इसमें अमेंडमेंट जो निश्चित होने के संबंध में हुए हैं उसको, और अदर में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में जो हमने पढ़ लिया। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम देखते हैं इनके संबंध में सामान्य सी बातें। यह एक मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है। जो इसका प्रोसीजर जो है वो सीपीसी में दिया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती। यह उन संविदाओं पर लागू नहीं होता जो 1 सितंबर 1872 से पूर्व की गई है। तो यहाँ पर भूतलक्षी प्रभाव रखती है या नहीं रखती है, इसके संबंध में कभी प्रश्न आ जाए प्री में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात है कि यह भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। जब ये बनी, ये अधिनियम बनाया गया, उसके बाद में जो संविदाएं हुई उसके संबंध में ये बात लागू होती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम, परक्राम्य लिखत अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, बैंकिंग, बीमा, न्यास आदि ऐसे अधिनियम हैं जिनमें
जिनमें वर्णित संविधाएं इस अधिनियम से प्रभावित नहीं होती, लेकिन यह अधिनियम उन संविधाओं के बारे में पूर्ण और आज्ञापक है जिनका इसमें उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर बात कहने की ये है, क्योंकि हमने पहले देखा माल विक्रय अधिनियम इससे अलग होके बना दिया गया और भागीदारी अधिनियम भी बना दिया गया। इस तरह से उनके पर्टिकुलर अलग एक्ट बन गए, तो उन पर प्रभाव डालने वाली बात इसमें समाप्त हो जाती है। तो ये जो एक्ट आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कुछ एक्ट हैं और सिविल विधि में आते हैं ये सारे, तो इन पर संविदा विधि प्रभाव नहीं डालती है। संविदा विधि के अंतर्गत जो बातें बताई गई है, जैसे क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, इनके संबंध में तो जिन बातों के बारे में संविदा विधि ने बता दिया, उनके संबंध में ये संविदा विधि पूर्ण है और आज्ञापक है। ऐसे मामलों में जिनमें संविदा विधि के उपबंध लागू नहीं होते, इंग्लिश विधि के सिद्धांतों, साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के नियमों के रूप में लागू किया जा सकता है। लेकिन जहां ऐसे सिद्धांत संविदा अधिनियम के उपबंध के विपरीत हो, वहां उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर जहाँ पे ये उपबंध लागू नहीं होते, वहां पे साम्य, न्याय, शुद्ध अंतःकरण, प्राकृतिक न्याय जिसे हम कहते हैं नैसर्गिक न्याय, उसे लागू किया जा सकता है। व्यापार की प्रथा या रूढ़ी पर अधिनियम का प्रभाव भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 1 पैरा 3 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंध व्यापारिक प्रथाओं एवं रूढ़ियों को प्रभावित नहीं करे। हमने पढ़ा था, जो अभी धारा 1 पढ़ी थी, उसमें व्यावृत्ति में हमने पढ़ा था कि अभिव्यक्त रूप से निश्चित नहीं किए गए जो स्टेट्यूज का अर्थ होता है संविधि, अधिनियम या विनियम के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी पर अथवा किसी संविधा की किसी प्रसंगति पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, प्रभाव नहीं डालेगी। तो जो इस तरह की विधियां हैं जो संविदा विधि से असंगत नहीं, तो उन पर प्रभाव नहीं डालेगी। बहुराष्ट्रीय संविदा या विदेशी संविदा, जो बहुराष्ट्रीय संविदाएं होती है तो उनके संबंध में क्या प्रावधान है। बहुराष्ट्रीय संविदा कहते किसे हैं? ऐसी संविदा जिसके पालन के लिए 2 या अधिक देश शामिल होते हैं। यहाँ पक्षकार की जगह अलग अलग देशों के जो पक्षकार होते हैं वो शामिल होते हैं, तो उन पर संविदा विधि कब लागू होती है, इनके संबंध में है। विदेशी संविदा का पालन वहां होगा जहां पक्षकारों ने स्वयं संविदा में अभिव्यक्त किया है। क्या अभिव्यक्त किया है कि वह देश जिसमें संविदा की गई है या वह देश जिसमें पालन किया जाना है, इनमें से किसी में भी ये इसका पालन किया जा सकता है, वहां ऐसी संविदा का पालन करना होगा, अन्यथा नहीं। तो जहां पर पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख देता है कि कहां पर संविदा की गई और कहां पालन किया जाना है, तो उस तब लागू संविदा विधि लागू होगी, अन्यथा लागू नहीं होगी। एक पक्षीय संविदा क्या होता है? एक पक्षीय संविदा जिसमें संविदा निर्माण के समय संविदा का एक पक्षकार अपने दायित्व का पालन कर चुका होता है और दूसरे पक्षकार का दायित्व पालन शेष रहता है। जैसे माना जाए कि एक व्यक्ति ने 100 मन गेहूं खरीदने का करार करता है, तो वह व्यक्ति अपने जो राशि है, धनराशि है, उसको जमा करा देता है, लेकिन दूसरे पक्षकार द्वारा जो 100 मन गेहूं है वो भिजवाना बाकी है। तो यहाँ पर जो संविदा है, एक पक्ष ने अपने भाग का पालन कर दिया है, तब वो संविदा एक पक्षीय संविदा मानी जाती है। द्विपक्षीय संविदा, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जब संविदा के दोनों पक्षकारों को अपने दायित्व का पालन करना शेष होता है, सामान्य है। तीसरा है निष्पादित संविदा। इस पे काफी बार प्रश्न आता है। एक होता है निष्पादित संविदा और एक है निष्पादन योग्य संविदा। क्या होती है ये? जब संविदा के दोनों पक्षकार अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन कर चुके होते हैं तथा दोनों पक्षकारों को संविदा के संबंध में कुछ भी पालन करना शेष नहीं रह जाता है, तो ऐसी संविदा निष्पादित संविदा कही जाती है, यानी उसका एग्जीक्यूशन हो चुका होता है। और जब एग्जीक्यूशन बाकी रहता है तब ऐसी संविदा निष्पादन योग्य संविदा कही जाती है। जब संविदा के दोनों पक्षकारों को अपने अपने दायित्व को पूरा करना शेष है,
तब ऐसी संविदा निष्पादन योग्य संविदा कहलाती है। तो यहाँ पर जब प्रश्न आता है निष्पादन और निष्पादन योग्य के संबंध में, तो निष्पादित संविदा वो होती है जिसका निष्पादन हो चुका होता है, और निष्पादन योग्य संविदा वो होती है जिसका निष्पादन होना बाकी है। एक बात आप हमेशा याद रखें, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये सारी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है इसको समझा रही हूँ ताकि आप बेयर एक्ट पर पूरी पकड़ रखें। आप इस बात को भी निश्चित रूप से जान ले कि आरजेएस या कोई भी जुडिशियल सर्विस का आप एग्जाम देते हैं तो आपको बेयर एक्ट पर पकड़ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% चीजें बेयर एक्ट में ही होती है। आपको समस्यात्मक प्रश्न अलग बात है या कोई केस लॉ का प्रश्न होता है वो अलग बात है। तो यहाँ पर जब आपका बेयर एक्ट आपका क्लियर है तो आप जुडिशियल सर्विस में आने वाले कोई भी एग्जाम को उसका आंसर देने में सक्षम हो जाओगे। तो हम शुरू करते हैं इसकी धारा 2। धारा 2 कहती है निर्वचन खंड, इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। पहली परिभाषा इसमें दी गई है प्रस्तावना की, यानी प्रस्ताव। जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त यानी मना करना, रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कहता है मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ, तो वह व्यक्ति किसी बात को करने के लिए, वो खरीदने के लिए कर रहा है, तो अपनी रजामंदी दे रहा हूँ कि हाँ मुझे ये कार खरीदनी है, अपनी रजामंदी बी को दी। तो यहाँ अन्य व्यक्ति को दी, किस लिए दी? ताकि वो अपनी अनुमति, उसकी अनुमति प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर ए द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ? प्रस्ताव। तो वापस इस परिभाषा को देखिए, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाता है। प्रस्तावना के संबंध में बहुत सी बातें हैं, जैसे प्रस्तावना का आमंत्रण क्या होता है, क्रॉस प्रस्ताव क्या होता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ये सारी बातें आती जाएगी। इसकी दूसरी परिभाषा है स्वीकृति के संबंध में। प्रतिग्रहित या और वचन, इन दोनों की परिभाषाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, ए व्यक्ति कार खरीदना चाहता है और वो बी को कहता है कि मुझे आपकी कार खरीदनी है। तो यहाँ पर ए में हो गई ए की परिभाषा और बी में हो गई बी की परिभाषा। तो यहाँ स्वीकृति करने वाला स्वीकार करेगा बी। तो बी के संबंध में ये बताया गया है कि जिसको ऐसी प्रस्तावना की गई है, प्रस्तावना किसको की गई थी? बी को, उसके प्रति अपनी अनुमति दे देता है कि हाँ ठीक है इतने रुपए में मैं ये दे देता हूँ, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित यानी स्वीकृत हुई कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है। तो जब एक व्यक्ति प्रस्तावना करता है और दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है तो तब ये वचन बन जाती है। प्रस्तावना में जब स्वीकृति मिलती है तो वचन बनता है, और वचन में जब प्रतिफल मिल जाता है तब वो करार बन जाता है, और जब करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है तब वह संविदा बनता है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय कब बनता है इसको हम धारा 10 में और आगे हम पढ़ेंगे सारा, जिसमें सक्षम पक्षकार होने चाहिए, स्वस्थचित होने चाहिए, बहुत सी बातें हैं। तीसरी परिभाषा, जब हमने प्रस्ताव पढ़ लिया, स्वीकृति पढ़ ली, वचन पढ़ लिया,
अब वचन जब होता है तो दो पार्टी होती है, वचनदाता और वचन ग्रहीता। प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है। यहाँ पे वचनदाता कौन है? उदाहरण के तौर पर मैंने आपको कहा ए ने अपने कार की प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना प्रतिग्रहित करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता। तो ए व्यक्ति हो गया वचनदाता और बी व्यक्ति हो गया वचन ग्रहीता, स्वीकार करने वाला, प्रोमिसर और प्रोमिसी। अब बात आती है प्रतिफल की। तो जहां पर वचन बन जाता है, अब उसमें जब प्रतिफल जोड़ते हैं तो वो आगे करार बनेगा। तो हम पहले जानते हैं प्रतिफल होता क्या है। संविदा अधिनियम में जो परिभाषा, टिपिकल परिभाषा मानी जाती है, वो प्रतिफल की परिभाषा मानी जाती है और एग्जाम में भी ये आती है। तो आपको वर्ड टू वर्ड ये परिभाषा याद होनी चाहिए। जबकि वचनदाता की वांछा पर, वांछा यानी इच्छा पर, वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रविरत रहता है या करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, ए व्यक्ति है, वो बी व्यक्ति से कहता है, ए व्यक्ति के पास एक घोड़ा है जिसको वो बेचना चाहता है। वो बी व्यक्ति से कहता है मैं अपना घोड़ा 1000 रुपए में बेचता हूँ, तो वहां बेचना चाहता हूँ, या फिर जो भी है वो अपना प्रस्ताव उसके पास रखता है और बी व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बी व्यक्ति ने जब अपना पेमेंट कर दिया, कार्य कर दिया, तो वो उसका प्रतिफल हो गया। अब उसको वापस से इस परिभाषा में एडजस्ट करते हैं। जबकि वचनदाता की वांछा पर, तो वचनदाता कौन हुआ? घोड़ा बेचने वाला, इसकी इच्छा थी, और वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है, तो वचन ग्रहीता ने क्या किया? उसका पेमेंट किया। उससे प्रविरत रहता है, अगर कोई ऐसा करार होता है जिसे मना करने के संबंध में है, वो करता है, या करने से प्रविरत रहता है। रह चुका है यानी भूतकाल की बात है, रहता है यानी वर्तमान काल की बात है, और रहने, करने या प्रविरत रहने का वचन देता है यानी भविष्य काल की बात है। तो प्रतिफल भूतकाल भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, और भविष्य काल में भी हो सकता है। तब ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल समुचित होना आवश्यक नहीं है, परंतु वास्तविक होना आवश्यक है। यहाँ पर जैसे बहुत से उदाहरण आते हैं प्रतिफल के संबंध में। कोई व्यक्ति अपने कोई चीज बेचना चाहता है, जैसे 1000 रुपए का घोड़ा है, वो 10 रुपए में बेचना चाहता है, तो वो बेच सकता है। तो समुचित होना आवश्यक नहीं है, किंतु वास्तविक उसका होना आवश्यक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे धारा 25 में। उसका स्पष्टीकरण 2 इस बारे में स्पष्ट उल्लेख करता है। प्रतिफल अवैध एवं अविधिमान्य नहीं होना चाहिए। प्रतिफल हमेशा वैध प्रतिफल होना चाहिए। अवैध प्रतिफल और जो अविधिमान्य होते हैं वो मान्य नहीं माने जाएंगे। प्रतिफल भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में हो सकता है। अगली परिभाषा है करार। वह हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, जब वचन में प्रतिफल मिलता है तो वह करार बन जाता है। तो चाहे एक वचन हो या फिर बहुत सारे वचन हो, तो वो जब वचन है उनमें जब एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो जाते हैं, प्रतिफल उसमें मिक्स हो जाता है, तब वो करार बन जाते हैं। अगली परिभाषा है व्यतिकारी वचन। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे को किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं और दोनों का वचन होता है, दोनों के लिए प्रतिफल होता है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी निर्माण कार्य को करने के लिए कोई प्रस्ताव किया और दूसरे ने स्वीकृति की,
तो निर्माण कार्य जब होगा जब उसको पैसा देगा, फिर उसके बाद में वो निर्माण कार्य करेगा। तो दोनों का वचन है, इसको निर्माण कार्य करना है और उसको उसका पेमेंट करना है। तो दोनों का प्रतिफल जो वचन है वो व्यतिकारी वचन है। अब इनके संबंध में ये देखा जाता है, जब हम धारा 51 से 54 तक हम पढ़ेंगे तब इसमें देखेंगे कि कौन सा वचन कौन पहले पूरा करता है, कौन बाद में पूरा करता है। तो जब दोनों की ओर से कोई वचन हो, दोनों की ओर से कोई प्रतिफल हो, तब ऐसा वचन व्यतिकारी वचन कहलाता है। अगली परिभाषा है शून्य करार के संबंध में। वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो शून्य कहलाता है। विधि के अनुसार जिसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता वह करार शून्य करार कहलाता है, और इसके ऑपोजिट जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है उसे कहा जाता है। ये इसकी जस्ट अगली परिभाषा है। तो वह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। करार और संविदा में क्या अंतर है? करार हमने देखा था अभी, जो 2E में करार में कहा गया था कि हर एक वचन और वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। तो यहाँ पर करार, हर एक करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो ये आवश्यक नहीं होता है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो एक असक्षम व्यक्ति किसी करार को कर लेता है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाता है? नहीं। तो यहाँ पर किसी करार को संविदा बनने के लिए संविदा विधि में जो आवश्यक तत्व हैं उनका पालन करना आवश्यक होता है। तो कुछ अंतर है इसमें। प्रस्ताव की स्वीकृति का वचन होता है। करार जो होता है वो प्रस्ताव की स्वीकृति का वचन होता है, जबकि संविदा विधितः प्रवर्तनीय करार होते हैं। तो करार में क्या हुआ? प्रस्ताव हुआ और उसकी स्वीकृति हुई, तो स्वीकृति होकर वो वचन बन गया, और उसमें जब प्रतिफल मिला तो वो करार बन गया। और जब करार विधि के अंतर्गत आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट विधि के अंतर्गत आ जाता है, जो विधितः प्रवर्तनीय हो जाता है, जिसके संबंध में धारा 10 कहती है कि सक्षम पक्षकार होने आवश्यक है, स्वस्थ चित्त हो, वयस्क हो, वैध उद्देश्य हो, वैध प्रतिफल हो, शून्य घोषित नहीं हो। तो ये सारी बातें जब इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तब वो विधितः प्रवर्तनीय करार हो जाते हैं। सभी करार पक्षकारों के मध्य विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं करते, जैसे पारिवारिक सामाजिक करार, जबकि सभी संविदाएं पक्षकारों के मध्य विधिक दायित्व उत्पन्न करती है। संविदा विधि, संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है। अब यहाँ पर संविदा विधि इसीलिए बनाई गई है ताकि जो व्यक्ति इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके संबंध में उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन करवाया जा सके। तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उसका लिखित में होता है, रजिस्टर्ड होता है, अनुप्रमाणित होता है, तब वो न्यायालय में जाकर अपने जो विधिक उसका किसी का अधिकार होता है और किसी का दायित्व है तो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है और किसी अन्य पे दायित्व उत्पन्न हो सकता है। किंतु करार में ऐसा नहीं, आवश्यक नहीं होता है कि सब पे दायित्व उत्पन्न हो। करार के भंग पर पीड़ित पक्षकार को कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, जबकि संविदा में पीड़ित पक्षकार को उपचार उपलब्ध है। सामान्य सी बात है, संविदा विधि में अगर कोई भंग करता है तो यहाँ संविदा विधि की धारा 73 में 73 से 75 में उपचार प्राप्त कर सकता है। अगर शून्य और शून्य करने संविदा है और फायदा वापस लेना है तो 64 और 65 में भी अपना फायदा वापस ले सकता है। सभी करार संविदाएं नहीं होते, जबकि सभी संविदा करार होते हैं। तो करार ही संविदा बनते हैं, लेकिन संविदा, सारी संविदाएं करार हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो कोई असक्षम व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति कोई करार कर लेता है, या कोई 17-16 साल का व्यक्ति कोई करार कर लेता है, तो उस करार को संविदा नहीं माना जा सकता। जब संविदा नहीं माना जा सकता तो उसका विधि द्वारा प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। इसलिए सभी करार है वो संविदाएं नहीं हो सकते। कुछ करार ऐसे हैं जो उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, लेकिन जब वो संविदा विधि के अंतर्गत आ जाती है तो उस करार का नाम संविदा बन जाता है। तो वो संविदा नहीं होती है, और सभी जो संविदाएं होती है वो करार से ही उत्पन्न होती है। इसलिए कहा जाता है कि सभी संविदाएं करार है।
सभी करार जो होते हैं वैध, अब कौन से करार है जो वैध है किंतु अप्रवर्तनीय करार है? वे करार जिन्हें कानून स्वीकार तो करता है किंतु लागू नहीं करता, क्योंकि इन पक्षकारों का उद्देश्य विधिक संबंध सृजित करने का नहीं होता है, जैसे सामाजिक करार, राजनीतिक करार, पारिवारिक करार, धार्मिक करार। इनके संबंध में कोई करार होता है तो ये करार तो वैध है किंतु ये प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। इनके संबंध में बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस है, जिसमें ये कहा गया है कि सामाजिक करार, राजनीतिक करार, नैतिक करार इनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। करार का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि संविदा का क्षेत्र संकुचित होता है। संविदा विधि अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उस पर अप्लाई होता है, जबकि करार में बहुत से करार इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए करार एक बड़ा शब्द है, बहुत व्यापक है, और संविदा संकुचित है। वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या क्या है? करार सक्षम पक्षकारों के बीच में होना चाहिए। सक्षम पक्षकार का अर्थ है वयस्क होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु, और स्वस्थचित होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए। उसकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी भी दबाव पे या असम्यक असर से, कपट से, दुर्व्यवदेशन से उसकी सहमति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, तो वो ऐसी स्वतंत्र सहमति दे। वैध उद्देश्य होना चाहिए किसी भी संविदा को करने के लिए। अगर किसी जुए की संविदा या फिर कोई वेश्यावृत्ति को लेकर, तो ये उद्देश्य उनका वैध नहीं होता है, ना ही उनका प्रतिफल वैध होता है। तो वैध उद्देश्य भी होना चाहिए और वैध प्रतिफल भी होना चाहिए, तब ऐसी वैध संविदा मानी जाती है। और जो अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं की गई हो, वैसी संविदाएं वैध संविदाएं होती हैं। और जहां पर विधि की अपेक्षा लिखित, रजिस्टर्ड और अनुप्रमाणित की है, तब रजिस्टर्ड अनुप्रमाणित होना चाहिए। तो जहां जहां पे रिटर्न में ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उस बेस पे आप कोर्ट में जा सकते हो, तो वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, तब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप लॉ के रूप में एनफोर्स करा सकते हो। अगली परिभाषा है शून्य करणीय। हमने शून्य की परिभाषा पढ़ी थी, वे करार जो विधितः प्रवर्तनीय नहीं है, शून्य है, तो वो बिल्कुल ही शून्य हो जाते और वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते ही नहीं है। किंतु शून्य करणीय क्या होता है? वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। शून्य करणीय संविदा है जब दो पक्षकार होते हैं किसी भी करार को करने के लिए, दो या अधिक भी हो सकता है, तो उनमें से कोई एक पक्षकार के विकल्प पर वो चाहे तो उस संविदा को शून्य घोषित करा सकता है, वो चाहे तो उस संविदा का पालन करा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ऐसी संविदा है जिसमें वो टाइम पर पहुंचना चाहिए था, माल, अगर कोई माल की संविदा है, टाइम पर पहुंचना चाहिए, 1 तारीख दी गई है, 1 तारीख पे पहुंच जाना, और वो 1 तारीख को नहीं पहुंचता है, और अगर दूसरा पक्षकार ये चाहता है कि चलो 1 तारीख को नहीं पहुंची है तो 2 तारीख को पहुंच जाए, तो वो पालन करवा सकता है। अगर वो उसने कहा कि नहीं, मैंने आपको 1 तारीख का ही कहा, 1 तारीख को होना चाहिए, तो वो उस संविदा को समाप्त भी करा सकता है। तो ऐसी संविदा शून्य करणीय होती है, वो उस पक्षकार पर डिपेंड करती है, वो क्या चाहता है। वो चाहे तो उसका प्रवर्तन करा सकता है, उसके पास विकल्प उत्पन्न होता है, और चाहे तो इसे शून्य घोषित करा सकता है। शून्य संविदा और शून्य करणीय संविदा में क्या अंतर है? शून्य संविदा की हमने परिभाषा पढ़ी 2G में, और शून्य करणीय की परिभाषा है 2I में। शून्य संविदा अप्रवर्तनीय होती है, इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, ये शुरू से ही अप्रवर्तनीय होती है। जबकि शून्य करणीय संविदा पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय होती है। वैसे अभी उदाहरण बताया मैंने आपको, पीड़ित पक्षकार अगर चाहे तो उसका पालन करवा भी सकता है, चाहे तो वो उसको शून्य भी करवा सकता है। शून्य संविदा का आधार धारा 56 में संविदा की असंभव या उसका विधि विरुद्ध होना है, जबकि शून्य करणीय संविदा का आधार धारा 19 व धारा 19 क में वर्णित आधारों पर पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति का अभाव होना है। तो धारा 56 कहती है असंभव कार्य करने के करार।
जो कार्य असंभव होते हैं उनका पालन नहीं कराया जाता है, वो शून्य होती है। और धारा 19 कहती है सहमति के संबंध में जो स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। तो 19 में कहा गया है स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करारों की शून्य करणीयता। तो पक्षकार अगर चाहे तो उसे शून्य घोषित करा सकता है और नहीं भी उसका पालन भी करा सकता है। शून्य संविदा से प्राप्त किया गया फायदा धारा 65 के में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शून्य करणीय संविदा में प्राप्त किया गया फायदा धारा 64 में वापस किया जाएगा। तो शून्य और शून्य करणीय संविदाओं के संबंध में जो धाराएं हैं वो है 64 और 65। 64 है शून्य करणीय के संबंध में और 65 है शून्य संविदाओं के संबंध में। शून्य संविदा में वैधता का तत्व समाप्त हो जाता है जैसे ही वह शून्य हो जाती है। तो वहां पे वैधता का तत्व समाप्त होने का अर्थ है वह शून्य होती है तो वो वैध नहीं रह जाती है, जबकि शून्य करणीय संविदा तब तक वैध बनी रहती है जब तक कि पीड़ित पक्षकार द्वारा विखंडित न करा ली जाए। तो वहां जब संविदा शून्य करणीय होती है तब शून्य करणीय होने से वो अवैध नहीं हो जाती या वो समाप्त नहीं हो जाती है। अगर पीड़ित पक्षकार चाहे तो उसे चालू रख सकता है। तो ये डिपेंड करता है पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर। तो ये मुख्य अंतर है शून्य और शून्य करणीय संविदा में। अगली परिभाषा है शून्य संविदा। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? शून्य करार। शून्य करार हमने पढ़ा है 2G में और शून्य संविदा है 2J में। जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब तक शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। तो ऐसी संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय पहले थी किंतु अब नहीं रह गई है, तब ऐसी संविदा शून्य हो जाती है, अब उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है, तब उसे शून्य संविदा है। तो शून्य करार और शून्य संविदा में क्या अंतर है? वापस इसकी जो डेफिनेशन है 2G में है शून्य करार की परिभाषा और 2J में है शून्य की परिभाषा। शून्य करार प्रारंभ से ही प्रवर्तनीय नहीं होते, जबकि शून्य संविदा करते समय प्रवर्तनीय होती है। जैसे शून्य करार जिसे स्वतंत्र सहमति से प्राप्त सक्षम पक्षकार नहीं है तो ऐसा करार शून्य करार हुआ। और अगर शून्य संविदा कब होती है? मान लो जब उन्होंने संविदा की तब वो संविदा सही थी और कोई ऐसी घटना हो जाती है, प्राकृतिक घटना हो जाती है, जैसे नाव में जो माल आ रहा था वो डूब गया और जो माल था वो नष्ट हो गया। तो यहाँ पे जो संविदा है वो शून्य हो गई। तो पहले वो प्रवर्तन में थी किंतु अभी नहीं हो सकती। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो प्रारंभ से प्रवर्तनीय नहीं थी, किंतु जो शून्य करार होते हैं वो प्रारंभ से ही प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। शून्य करार पक्षकारों के मध्य कोई अधिकार दायित्व उत्पन्न नहीं करता, जबकि शून्य संविदा धारा 56 की परिस्थितियों के अंतर्गत शून्य होने तक पक्षकारों के मध्य अधिकार व दायित्व उत्पन्न करता है। अभी आपको एक बताया था, माल जो नाव में आता है और किसी घटना के कारण वो दुर्घटनाग्रस्त होकर समाप्त हो जाता है, तो वहां पर शून्य संविदा के संबंध में प्रावधान आते हैं। और शून्य करार जब किसी पक्षकार के मध्य होता है तो कोई भी अधिकार या दायित्व नहीं होता है। जैसे कोई अवयस्क किसी से संविदा करता है तो उससे कोई भी किसी का अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। किंतु अगर किसी व्यक्ति ने कोई संविदा की है और अब किसी घटना के घटित हो जाने पर वो असंभव हो गई है, उसका पालन नहीं कराया जा सकता है, तो जब तक वो शून्य नहीं हुई है उससे पहले तक के उसके अधिकार उत्पन्न थे और पक्षकार के मध्य बने हुए थे। शून्य करार जो संविदा विधि में अव्यक्त रूप से वर्णित है एवं घोषित है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, धारा 11, 12, 20, 21, 23 से लेकर 30, 36, 56 और 58 इत्यादि बहुत सी धाराएं हैं जिनमें हम डिटेल में शून्य करार और शून्य पढ़ेंगे। अब हम एक अंतर देखते हैं, शून्य करार एवं विधि विरुद्ध करार में अंतर। शून्य करार का क्षेत्र
संकुचित है, जबकि विधि विरुद्ध या अवैध करार का क्षेत्र व्यापक है। तो शून्य करार कौन से करार होते हैं? परिभाषा में हमने देखा वे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वे करार शून्य करार कहते हैं। और विधि विरुद्ध करार कौन से होते हैं? जो विधि के विपरीत होते हैं और अवैध होते हैं, यानी विधि उस पर लागू नहीं होती। तो इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। शून्य करार पूर्ण रूप से शून्य होता है, जबकि अवैध करार या विधि विरुद्ध करार भागतः विधि विरुद्ध या भागतः विधिपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि जो धारा 30 है उसमें बाजी का करार किया जाता है। बाजी का करार शून्य करार होता है, किंतु उसे अवैध नहीं कहा जा सकता है। दहेज लेना शून्य करार नहीं है, किंतु वो अवैध है। तो अंतर है इन दोनों में, इसलिए कहा जाता है कि शून्य करार पूर्ण रूप से शून्य होता है, जबकि अवैध करार भागतः विधि विरुद्ध भी हो सकता है और भागतः विधिपूर्ण भी हो सकता है। शून्य करार साधारण अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किए गए हैं। अधिनियम द्वारा शून्य घोषित किए गए हैं, जबकि विधि विरुद्ध करार अन्य विधियों के अंतर्गत विधि विरुद्ध या समाज में प्रचलित नैतिकता व लोक नीति पर आधारित हो सकते हैं। तो इसमें पहले हमने पढ़ा विधि विरुद्ध जो करार है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसको जरूरी नहीं है कि संविदा विधि में समेट कर रख दिया जाए। जो समाज में जो लोक नीति है, नैसर्गिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय है, इसके उल्लंघन में जो जो चीजें पाई जाती है वो सारी विधि विरुद्ध करार में आती है। सभी अवैध करार शून्य होते हैं, किंतु सभी शून्य करार अवैध नहीं होते हैं। अवैध करार शून्य होते हैं, जैसे बाजी का करार है, अवैध है, शून्य करार है किंतु वो अवैध नहीं है। और दहेज लेना शून्य करार नहीं है किंतु अवैध करार है। इस प्रकार हमने धारा 2 की सभी परिभाषाओं को पढ़ा है। उसको अब डेफिनेशन में एक बार वापस याद करते हैं क्या क्या है। पहले में है प्रस्तावना यानी प्रस्ताव, दूसरे में है प्रतिगृहित यानी स्वीकृति, तीसरी सी परिभाषा इसमें वचनदाता और वचन ग्रहीता है, वचन की परिभाषा दूसरे में शामिल है। चौथी परिभाषा है प्रतिफल की डी में। प्रतिफल की परिभाषा सबसे बड़ी है, आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। इसमें प्री और मीन्स दोनों में इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ई पे है करार की परिभाषा और एफ पर है व्यतिकारी वचन। अब यहाँ पर शून्य करार है, उसके बाद संविदा, शून्य करणीय संविदा और शून्य संविदा। शून्य करार की परिभाषा जी में और शून्य संविदा की परिभाषा जे में दी गई है। इसको आप पूरी याद करें। धन्यवाद।